बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे वो आपने देखे होंगे। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवाइज करने जा रहा हूं। पूरी इंडियन इकोनॉमी का हम रिवीजन अभी अगले 20-25 मिनट में हम रिवाइज करेंगे आपको। और बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो 1 मार्क का रिवाइज करने के लिए क्या तरीका है, कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? और आप देखिए, ये फैक्ट्स हैं एंड ऑल द फैक्ट्स यू ऑल्सो हैव टू लर्न फ्रॉम योर एनसीईआरटी। So, first fact of the first chapter, as you know, the first chapter is Indian economy on the eve of independence. So that means India got independence on 15th of August 1947. ये तो आप सबको पहले से ही पता है. Now, second fact you can see that the TISCO means the Tata Iron and Steel Company. So Tata Iron and Steel Company was established in 1907. So in 1907, TISCO was established. Then सुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब हमारे 1945 के बाद आए थे. स्वेज कैनाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था फॉर द ट्रेड. It was opened in 1869. तो पॉइंट टू बी नोटेड, इन 1869 में हमारा सुएज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में बेटा. देन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन. सो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन is called in which you have both birth rate and death rate are in high. So it was before 1921 and second stage was after 1921. तो दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेज कब था और सेकंड स्टेज कब था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का. देन टाटा एयरलाइंस. देखिए, टाटा एयरलाइंस आजादी से पहले हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश हो चुका था. इट वाज इन 1932. सो ऑल यू शुड नो दैट 1932 में हमारे पास टाटा एयरलाइंस एस्टेब्लिश बेटे हो गया था. देन फर्स्ट रेलवे जो ब्रिज बना था, रेलवे ब्रिज, वो तैयार हो गया था 1854 में. और हमने इन जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज 1850. सो 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट जो ब्रिज था दैट वाज इन 1854. So these are the main important fact that you should know regarding your first chapter. So you can also take screenshot for this one and make sure you know all these dates before going in your examination hall. Now I am going to discuss about the second chapter's fact that you should know. And here are the some facts about the second chapter. As you know, in the first chapter, India got independence. Now when we got independence, now what we have to do? So we have to plan, we have to make plan for the growth of the economy. So हमने प्लान बनाए. प्लानिंग के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो आपने पढ़े होंगे: ग्रोथ, सेल्फ लाइंस, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन. तो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्लानिंग. सो आप सबको पता है फ्रीडम होने के फ्रीडम हो गया. देन इन फर्स्ट आईपीआर हमने जो बनाया दैट वाज 1948 में. तो ये हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही, क्योंकि हमको पता था अपने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज को बेस्ट वे में करना है, तो हमको अपना आईपीआर 1948 में हमने पहला बना दिया था. इट वाज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें हम अपने देश में इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी. देन प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर था होते हैं. उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो वही प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे. इट वाज सेट अप इन 1950. देन हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. देखिए, हमने प्लानिंग बनाए थे तो प्लानिंग का मेन आर्किटेक्ट कौन था? हु वाज द पर्सन हु मेड ऑल दीज काइंड ऑफ प्लानिंग्स? तो द पर्सन वाज पीसी महल नोबिस. तो पीसी महल नोबिस जो थे, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था. उनको इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहा जाता है एंड ही वाज बोर्न इन
1893। तो बेटा ये डेट याद रखना कि पीसी महालनोबिस पहले तो कौन थे, जन्म कहां हुआ और किस डेट को हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर से काफी वो पढ़े लिखे थे बढ़िया, तो उनको ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बनाया गया था 1946 के अंदर। इसके साथ ही इसी चैप्टर में हमारे पास कुछ और भी फैक्ट्स हैं। यू कैन पॉज द स्क्रीन फॉर द फर्दर स्टडी एंड नाउ लुक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर आर, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के जो मैं आपको बता रहा हूं। लुक एट दीज कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हमने अपने कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट फेज था इट वाज मिड 1960s। अब देखो मिड पॉइंट है, मिड से मतलब 1964-65 के बाद स्टार्ट हो गया था एंड इट वाज टिल मिड 1970s। देन सेकंड फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का इट वाज मिड 1970s टिल मिड 1980s। तो आप इसके मिड का मतलब हो गया, बीच वाले डेट्स को याद रखना है। Indian agriculture productivity has had increased sufficiently to enable country to self-reliance, और हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन गए थे इन लेट 1960s में ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। बट नेगेटिव साइड भी था इसका कुछ। तो नेगेटिव साइड था हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर में, वो अभी प्रॉपर 65% लोग अभी भी इसी फील्ड में लगे हुए थे टिल 1990s। प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था, लेकिन जीडीपी से जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से वो लगातार कम हो रहा था। तो बिटवीन 1950 से 1990 तक कंट्रीब्यूशन लगातार कम ही हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट इट वाज सेट अप इन 1950s और मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीस थे, और अब बढ़ाकर उसको बाद में 1 करोड़ तक कर दिया गया कि अब इसकी लिमिट और भी 5 करोड़ तक कर दी गई है। मॉडर्न ब्रेड एक इंडस्ट्री थी उस समय, 2001 के अंदर इसको भी सेटअप कर दिया था, लेकिन बाद में इसको प्राइवेट भी कर दिया 2001 के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट थे दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। बेटे जब आप 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो ये फैक्ट आपको पता होना ही चाहिए। सो मेक श्योर you all know these fact because 100% मार्क्स लाने के लिए आपको ये फैक्ट पता होने ही चाहिए। Now move on to third chapter. Third chapter says the first one, एक कोटेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड कोटेशन गिवन वाज के आर नारायणन जी। तो इन्होंने कहा था देयर इज ए कॉन्शियस इन द वर्ल्ड टुडे that economic development is not all the GDP is not necessarily a measure of progress of a society. That means तो अगर आपकी अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम जीडीपी पर ही रिलाय करें। तो ये के आर नारायण जी ने उस समय कहा था। फिर आपके पास देखिए हमने, क्योंकि 1991 के आसपास आके हमारा कंट्री काफी डाउन हो गया था, तो हमने लोन के लिए अप्लाई किया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर, और उन्होंने सर्टेन कंडीशंस पे हमको 7 बिलियन यूएस डॉलर्स हमको लोन दिया था। कुछ कंडीशंस थे उसके बेस पर दिया था। फिर जीएसटी एक्ट आया 2016, इट वाज सेट केम इन जुलाई 2017। तो देखो नाम तो है जीएसटी एक्ट 2017, लेकिन ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? जुलाई 2017 में। तो बेटे याद रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 2016 है तो 16 में ही ये लागू हो गया। बेटा 16 में तो इसको बनाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट से जब पास हुआ तो उसी के बाद जाके जब हमारे राष्ट्रपति जी इस पे एक स्टैंप लगा देते हैं तब जाके माना जाता है। तो जुलाई 2017 में ये कानून पर बना था पूरा। देन इसी चैप्टर में बताया गया कि हमने उस समय आईपीआर में 1991 की पॉलिसी में अपने रुपये की वैल्यू को डीवैल्यूएशन भी किया था। इट वाज 1991 में हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन किया था। देन सम ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी हम पे लगाए गए थे, और हमने लगाया था ये अप्रैल 2001 में। फिर हमारे पास है कुछ, ये नाम याद होने चाहिए कि महारत्न में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं। तो महारत्न के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आता है, और सेल आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। तो बेटे 2 नाम याद रखना महारत्न के कौन कौन से हैं। देन नवरत्न, नवरत्न में आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आता है और एमटीएनएल आता है। देन मिनी रत्न के अंदर आपके पास बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आप रेलवे के थ्रू आप इसको सर्विस यूज करते हैं।
डब्ल्यूटीओ फाउंडेड 1995 में डब्ल्यूटीओ बन गया था, और जिसका पहले का नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और गेट वाज एस्टेब्लिश 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये उस समय इनिशियल में बेटे इसके 23 कंट्री मेंबर्स थे गेट की। तो ये था कुछ बेसिक चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 3 में। सो नाउ फोर्थ चैप्टर पॉवर्टी आपके इस 2023 के लिए डिलीटेड है। अब हम 2000 चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपके पास कुछ होती हैं ह्यूमन कैपिटल, कुछ होती हैं फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल कौन कौन से हैं? फिजिकल कैपिटल है लैंड, और फिजिकल कैपिटल फैक्ट्रीज। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं? वो स्टूडेंट्स हो गए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन कैपिटल भी आपके पास यही कहलाते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 2014-15 में हमारे पास 37 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ में 2014-15 में 67 ईयर्स था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ फॉर फीमेल था हमारे पास 70 ईयर्स, और लिटरेसी रेट था 2014-15 के अंदर 76। और एजुकेशन कमीशन 1964-66 में हैड रिकमेंडेड दैट 6% ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हमें अपना एजुकेशन पर जीडीपी का 6% स्पेंड करना चाहिए। और तपस मजुमदार कमेटी, ये नाम याद रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1998। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। देन कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसी में हमारे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, इट वाज इन 2009 में, जिसमें क्या कहा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को सबको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट। देन चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में त्रिवल्लुवर ने एक कोटेशन दिया था। क्या कोटेशन था उनका त्रिवल्लुवर का? He said, only the tillers of soil live by the right. The rest form their train and eat only be the bread of dependence. तो बहुत ही जो टिलर्स हैं वही उनको राइट है, ये कहा गया है, बकाया सब उन पर डिपेंड करते हैं। तो नेचुरली हम आज अपने फार्मर्स का ही दिया हुआ है, जो प्रोडक्शन किया हुआ है उनका, हम पूरी कंट्री हमारा उनका यूज करता है। Then 2000, during 2007 to 2012, agriculture output has grown 3.2%. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, it was set up in 1982. Most important date है बेटा, 1982 में नाबार्ड का सेटअप हुआ था। कुदुमश्री एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम था, इट वाज इन केरला। Thrift and Credit Society was started in 1995. Then by March end 2003, more than 7 self-help group had reportedly been credit led. तो हमारे कंट्री में 2003 तक 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे जो कि हेल्प करेंगे। Even today, more than 10% of goods produced in farms are wasted due to lack of storage. Most important fact है ये याद रखना कि आज हमारे कंट्री में फार्मर्स के पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, गोडाउन्स नहीं है, जिसकी वजह से 10% उनका प्रोडक्शन वेस्ट हो जाता है। अब लगा लीजिए 10% हमारा आउटपुट टोटली वेस्ट जा रहा है। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ मंडियां हैं बेटे जो आपको याद होने चाहिए, जिनको हम अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं। कौन सा मंडी कहाँ है ये सबको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपनी मंडी है आपके पास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। देन हसनपुर मंडी है पुणे में। रायदू बाजार है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल के लिए है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और उजावर संडीज है आपके पास तमिलनाडु के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। 1 मार्क के क्वेश्चन में मैचिंग वाला क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन तनवा की फुल फॉर्म है तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर टेक्निक बेस के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। तो एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करेंगे टेक्निक के बेस पे काम करने के लिए,
और जो मिल्क प्रोडक्शन था मिस्टर वर्गीस के द्वारा गुजरात के अंदर, वो 8% हमारा इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग द 1951 से 2014 तक। तो 8 टाइम्स मोर बढ़ गया था। तो अब लगा लीजिए 8 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया था मिल्क का। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी फैक्ट हैं इसमें। टुडे फिश प्रोडक्शन, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर परसेंट ऑफ टोटल जीडीपी। तो अगर हम बात करें टोटल जीडीपी का, तो हमारा कंट्री को फिश से ओनली 0.8% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। तो लोग सोचते हैं कि हमारे कंट्री में काफी ज्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है, इनकम आती होगी, तो बहुत ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, 0.8%। और आदर्श सांसद आदर्श ग्रामीण योजना बनाई गई थी, इट वाज इन 2014। ये इस चैप्टर के कुछ फैक्ट थे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज chapter number 7, employment growth, informalization and other issues. So 2000 during 2011-12, India had about 473 million strong workforce. तो आप देख लीजिए हमारे कंट्री में जो वर्क फोर्स है वो 473 मिलियन है, जो कि इसी वजह से आज अगर हम अपने कंट्री में ज्यादा लोग काम करने वाले हैं तो ये 473 है। देन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, ये एक नंबर में डेफिनेशन और मैचिंग करने के लिए आपको याद होना चाहिए। तो प्रोसेस है मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरी से कैजुअल वेज की ओर जाते हैं तो वो कहलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और ये बढ़ रहा है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी गवर्नमेंट देती है। देन all those persons who are engaged in various economic activities and hence contribute to GNP are known as workers. तो वर्कर्स कोई भी पर्सन किसी भी कैपेसिटी में अगर कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो दैट इज कॉल्ड एज वर्कर्स। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। तो आज हमारे रूरल इंडिया में अगर मेन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है तो वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद फिर से 8 चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके सिलेबस में नहीं है फॉर 2023। नाउ चैप्टर नंबर 9 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या है, इन्वायरमेंट क्या करता है। तो सबसे पहले है हमको बेटा ये रिसोर्सेस देता है, सप्लाई करता है रिसोर्सेस के। इन्वायरमेंट हमारे वेस्ट को एसिमुलेट करता है, मींस एब्जॉर्ब कर लेता है, हमको लाइफ प्रोवाइड करता है बाय गिविंग बायोडाइवर्सिटी एंड फूड एक्सेट्रा, और साथ में हमको एस्थेटिक सर्विसेज देता है। तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं एनवायरनमेंट के जो हर बच्चे को पता होने चाहिए। देन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन टोक्यो जापान 1997 में एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था क्वेटो के अंदर, वो 1997 में हुआ था। और ओजोन लेयर हमारा डिप्लेशन हुआ था 5% बिटवीन 1979 टिल 1990। तो इस दौरान 5% हमारा ओजोन लेयर डिप्लेटेड हो चुका है। देन ऑलमोस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन ओर रिजर्व्स। तो इंडिया के पास जितने रिजर्व्स हैं आयरन के वो लगभग 8% के आसपास है। अपिको मूवमेंट जिसको हम चिपको मूवमेंट था, ये स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर 1983 को। देन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था वो 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ब्रिटलैंड कमीशन था, उसने एम्फसाइज किया था किस चीज पर, प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ज्यादा एम्फसाइज दिया था ब्रिटलैंड कमीशन में। इसी के साथ हमारा अब लास्ट चैप्टर है जो कि है आप सबको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तो सबसे पहले है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बना, इट वाज 1949। देन इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया, तो 1951 से 56 के बीच में।
पाकिस्तान ने कब बनाया? 1956 में। और चाइना ने कब बना? 1953 में। तो ये तो हो गया इनके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। देन चाइना अभी कौन सा प्लान चल रहा है? तो चाइना में 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है। इट वाज 21 से लेकर 2025 तक का इनका 14 प्लान चल रहा है। इंडिया ऑलरेडी हमारा अब 2017 के बाद हमने 5 ईयर प्लान बनानी अब बंद कर दी है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन की बात करें तो ये 1958 में आया। माओ और ग्रेट प्रोटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन 1965 में। और पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स हुआ था 1970s के बीच में। चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे पहले किए थे 1978 में। देन पाकिस्तान ने 1988 में और फिर इंडिया ने 1991 में। तो बेटे ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस चैप्टर से टेबल आएगी, उसको आपने कंपैरेटिव करने के लिए एग्जामिनर में आपको पूछेगा तो टेबल हम खुद ही दे देंगे। ज्यादा डेट्स इसमें रिवाइज करने की आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ये फैक्ट्स हैं इसको आपने रिवाइज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी फैक्ट हैं आप इनको बार बार आप रिवाइज करें, बार बार सुने, तो आपको ये याद रह सकते हैं। क्योंकि पूरे नंबर 100 मार्क्स लाने के लिए आपको बेटे ये सारी फैक्ट डेट वाइज याद होने चाहिए। क्योंकि एक नंबर का अगर आपको नॉलेज है तो मैक्रो तो आप परफेक्ट कर लोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये लर्निंग बेस्ड है आपका। तो लर्निंग अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आपने नहीं डेट याद कर रखी है, नहीं नाम याद कर रखे हैं, तो बेटे नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई यूट्यूब से अर्निंग के पर्पज से आपको बता रहा हूं। मुझे पता है मैं कोई यूट्यूबर कभी बन ही नहीं सकता। एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूं। सो आशा करता हूं कि आप ये वीडियो औरों के साथ भी शेयर करेंगे। कर भला तो हो भला। धन्यवाद।